Hello everyone, good morning. Welcome to my YouTube channel. This is Mahesh sir and welcome to Standard 10. Today we are going to study about History Chapter 1 Heritage of India. Before we start our video, let me tell you about some important things about 10th standard. Uh, this year you are going to introduce with a new subject in SS that is called economic. Uh, 6 7 chapters are given of economics in your syllabus. This is your first year to learn economics. Afterwards, in 11th or 12th commerce or arts, you will study economics, and you can complete your graduation as well as your master degree on economics also. So here we are going to study about the ancient India, the geographical development of our country, as well as economical development of our country. 9th स्टैंडर्ड तक आपने सिविक्स पढ़ा था. इस साल सिविक्स के बदले इकोनॉमिक्स चैप्टर आपका इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट आपका इंट्रोड्यूस हो रहा है, जो 15 चैप्टर से चालू होता है. ये फर्स्ट चैप्टर जो है वो हेरिटेज ऑफ इंडिया के बारे में है, यानी इंडिया में क्या है, मॉन्यूमेंट्स, नेचुरल और मैन मेड रिसोर्सेज क्या है उसके बारे में है. इसमें हम बात करने वाले हैं इंडिया का लोकेशन और एरिया के बारे में, जो ऑलरेडी आप 9th और 8th में पढ़ के आए हो. रिच और वेरिड हेरिटेज के बारे में कि हमारी जो हेरिटेज है, हमारी जो सिविलाइजेशन है वो कितनी पावरफुल है और कितनी इम्पोर्टेंट सिविलाइजेशन है. कल्चर के बारे में पढ़ेंगे. सो इंडियन कल्चर इज़ वर्ल्ड फेमस कल्चर. कल्चर ऑफ इंडिया के जब बात करेंगे तो उसमें हम नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया की बात करेंगे, कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया की बात करेंगे, और बट ऑब्वियसली गुजरात में है तो गुजरात के हेरिटेज की बात करेंगे. गुजरात में कौन से फेयर्स है उसके बारे में बात करेंगे. स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में इंडिया में कौन से लोग आए बाहर से और कहाँ से वो आए उसके बारे में बात करेंगे. और लास्ट में हम बात करेंगे कि ये जो हमारी हेरिटेज है, कल्चरल हेरिटेज या नेचुरल हेरिटेज, उसे हमें क्यों बचाना है और उसको क्यों संभाल के रखना है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. और उसके बाद होगी लास्ट में एक्सरसाइज. So friends, this is a very important year of your study. 1 to 9 स्टैंडर्ड में आपने जो भी सीखा है वो यहाँ पे आपको प्रूव करना है बोर्ड की एग्ज़ाम के लिए. डोंट टेक इट इजी, इसको इजी मत लेना, बट डेफिनेटली उसके साथ में इसका प्रेशर भी आपके माइंड पे नहीं होना चाहिए. यानी ऐसी आपकी सिचुएशन ना हो जाए कि आप कुछ पढ़ ही ना सको. 10th में फेल होना डिफ़िकल्ट है, पास कोई भी हो जाएगा, पर यहाँ पे पास होने की बात नहीं कर रहे हम. हमें चाहिए ग्रेड, बिकॉज दिस ग्रेड विल डिसाइड योर फ्यूचर. फ्यूचर में आप कहीं पे भी जॉब करोगे या कोई भी बिजनेस करोगे, आपको कोई नहीं पूछेगा कि 10th स्टैंडर्ड में आपके कितने ग्रेड आए थे. पर हाँ, डेफिनेटली 10th का जो ग्रेड है वो डिसाइड करेगा कि आप फ्यूचर में कौन सा काम करोगे या कौन सा बिजनेस करोगे. एसएस सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो ये सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स के पोर्शन को अगर आप छोड़ दे तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके समझ में ना आए. पर आपकी जो एग्ज़ाम होगी वो आपकी क्या समझ है उसके बारे में नहीं है, आप कितना रिप्रेजेंट कर सकते हो एग्ज़ाम ड्यूरेशन उसके बारे में है. यानी यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में आपको अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप पूरा आंसर उसको लिख सकते हो, और अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आंसर भले आपको आता हो पर आप वहाँ पे कुछ लिख नहीं सकते हो. और बोर्ड के एग्ज़ाम में आप ये अपने बारे में बताओगे कि आप रिप्रेजेंटेशन कैसा करते हो, क्योंकि ये पूरा रिप्रेजेंटेशन के ऊपर ही है. 3.5 आवर में, 3 आवर में आप कितना रिप्रेजेंट कर रहे हो वो डिसाइड करेगा कि आपके एसएस में कितने मार्क आएंगे. अब एसएस के मार्क बेसिकली कम आए या ज़्यादा आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर ओवरऑल ग्रेड के ऊपर एसएस के मार्क का बहुत ही इफेक्ट होगा. क्योंकि अगर एसएस में कम मार्क आए, फॉर एग्जांपल आप समझ लो मैथ्स में आप आउट ऑफ आउट ला सकते हो, साइंस में आउट ऑफ आउट ला सकते हो, इंग्लिश में आप 98 तक जा सकते हो,
तो यहाँ पे आपका श्योर चांस हो जाता है A1 ग्रेड में आने का, A1 कैटेगरी में आने का। पर अगर एसएस में आपके मार्क कम आए तो सीधा आप A1 से A2 कैटेगरी में आ जाओगे, A2 से B1 में आओगे, B1 से B2 में आओगे। और वैसे ही उसका उल्टा समझ लो कि अगर एसएस में आपने मैक्सिमम मार्क गेन किए तो B2 से B1 में आ सकते हो, B1 से A2 में आ सकते हो और A2 से A1 में भी आ सकते हो। इसलिए ये सब्जेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आपको समझ में नहीं आने वाली बात कोई भी नहीं है, पर आपको कैसे लिखना है वो बात डिसाइड करेगी कि आपके मार्क कितने आएंगे। तो ये कुछ टिप्स है बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। एसएस के पेपर में ऐसा बिल्कुल मत समझना कि आप कुछ भी लिख दोगे और आपको मार्क मिल जाएगा, स्पेशली व्हेन यू आर स्टडिंग इन इंग्लिश मीडियम। मैं बोर्ड के पेपर चेक करने जाता हूँ, मुझे पता है कि हम किस हिसाब से चेक करते हैं। तो ऐसा गलत फहमी कभी मत रखना कि बोर्ड के पेपर चेक नहीं होते हैं। वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन भी चेक होते हैं। और जहाँ पे आपने कुछ रॉन्ग लिखा है डेफिनेटली वहाँ पे आपका मार्क कट होगा और होगा ही। यहाँ आपके पास बचने का कोई ऐसा चांस नहीं। ऐसा खाली रूमर है कि बोर्ड के पेपर में खाली टिक 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 होता है, चेकिंग कुछ भी नहीं होता है, ये एक रूमर है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। डेफिनेटली हर एक पेपर चेक होता है। बिलो 10 और अबव 65 वाले पेपर ट्वाइस, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स भी चेक होते हैं, डिपेंड है कैसा राइटिंग है। तो इन शॉर्ट ऐसा मत समझना कि कोई भी आंसर में कुछ भी लिख दिया तो हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे आपकी समझदारी कि आप कितना समझ चुके हो वो आपको दिखाना ही पड़ेगा। कंटेंट से हट के अगर आपने आंसर लिखा तो आपको मार्क नहीं मिलेगा वहाँ पे, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये मैं सब आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज यू आर इन 10th स्टैंडर्ड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर फॉर योर कैरियर and I hope that you will gain maximum mark in this subject, and that is why I prepared this video for your help. You understand every topic very easily. मैं जो भी एक्सप्लेन करूँगा वो एकदम सिंपल वर्ड्स में होगा जो आपके दिमाग में आराम से बैठ जाएगा। आपका काम ये रहेगा कि आपको वीडियोस को देखना पड़ेगा 2-3-4 बार। और एक मैं रिक्वेस्ट हर बार करता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आपको इसको लाइक करना है और शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना है। और इसके अलावा हो सके तो अपने फ्रेंड्स को भी आपको ये वीडियो के बारे में बताना है, क्योंकि हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में ये डिस्कस करेंगे। जितने भी 21 चैप्टर्स है उसको इतना इजीली एक्सप्लेन मैं करूँगा कि वो आपको पूरी तरह से याद हो जाए। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊंगा साथ साथ में कि कौन से टॉपिक बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपको क्लियरली इंडिकेट करेगा व्हाट इज़ द आईएमपी इन एसएस। और सब्सक्राइब करने से आपको ये पता चलेगा कि और मैं कौन से चैप्टर्स के वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं है, ऑलरेडी मैंने चैप्टर 15 और 16 के वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड कर दी है। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि नया वीडियो अपलोड हो गया है, आप फ्री टाइम में उसको देख सकें। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विथ इंट्रोडक्शन। तो लेट्स सी व्हाट द चैप्टर इज गोइंग टू स्टार्ट। द चैप्टर इज स्टार्ट विद द श्लोक उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमादेशैव दक्षिणम वर्ष तद भारत नाम भारती यत्र संसति। तो ये एक्चुअली में इंडिया का लोकेशन हमें बता रहा है कि उत्तर में समुद्र है और दक्षिण में समुद्र है और उत्तर में हिमालय है। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ एंशियंट कल्चर, एंशियंट इंडियन स्क्रिप्चर विष्णु पुराण स्टेट्स। तो ये विष्णु पुराण में लिखा है उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमादेशैव दक्षिणम वर्ष तद भारत नाम भारती यत्र संसति। इट मीन्स इंडिया एक्सटेंड फ्रॉम द हिमालय इन नॉर्थ टू द इंडियन ओशन इन द साउथ। यानी अगर आप देखोगे तो यहाँ नॉर्थ डायरेक्शन में हिमालय आपको मिलेगा और यहाँ साउथ में आपको मिलेगा इंडियन ओशन। It is said that new
डिसेंडेंट्स आर कॉल्ड इंडियंस, यानी जो नए लोग यहाँ इंडिया में आए उनको बोला गया इंडियन, क्योंकि ये वर्ल्ड का एक ही कंट्री ऐसा है जिसके बहुत सारे नाम हैं। भारतवर्ष कह लो, इंडिया कह लो, हिंदुस्तान कह लो, आर्यव्रत कह लो, ये सब नाम यहाँ पे जो भी लोग आए उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे उन्होंने ये नाम दिए है। In the beginning of any auspicious ceremony, Bharatvarsh, Bharatkhand, Jambudvip and Aryavrat etc. word are used while taking resolution. तो ये सब हमारी कंट्री के नाम हैं जो पुराने ज़माने में यूज़ होते थे, आर्यव्रत करके या जम्बूद्वीप करके या भारतखंड करके या भारतवर्ष करके हमारी कंट्री को पहचाना जाता था। Our country is gifted with the natural boundaries, Himalayas in the north and sea in the east, west and south. तो ये अगर साउथ इंडिया का आप पोर्शन देखोगे, ये पोर्शन, ये पेनिनसुलर पोर्शन है। और पहले के ज़माने में जो भी ट्रेड होता था वो इस तरह से होता था, बाय सी रूट। तो हमारा लोकेशन आप देखो तो ये इंडिया का जो लोकेशन था वो जंक्शन जैसे था, यानी आपको यहाँ से लेके इस डायरेक्शन में आपको ट्रैवल करना है या यहाँ से लेके इस डायरेक्शन में आपको ट्रैवल करना है। ये जो इंडिया था ये आपका जंक्शन बन जाता था कि वर्ल्ड की कोई भी कंट्री का शिप यहाँ पे आके रुकता था, और उसकी वजह से हमारी कंट्री में इतनी सारी वैरायटी, इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ है। From all over the world, different countries mesmerized by the Indian prosperity and came to trade, settle and mingled with Indian culture. तो हमें पता है कि भाई 1600 सेंचुरी में इंडिया में यूरोपियंस आए थे, उससे पहले भी बहुत सारे लोग इंडिया में आए थे। इंडिया में आने का उनका रीज़न यही था, इंडिया की प्रॉस्पेरिटी। इंडिया की प्रॉस्पेरिटी की वजह से बाहर से लोग इंडिया में आए, और कुछ लोग तो इंडिया में मिक्स हो गए, उन्होंने इंडिया को मदर लैंड मान लिया, और यही इंडियन कल्चर में हमें रिफ्लेक्ट भी होता है। हमारे यहाँ इतने सारे रिलीजन है, इतनी सारी लैंग्वेजेस है, इतना सारी डाइवर्सिटीज़ है, उसका रीज़न्स यही है कि यहाँ पे इंडिया में हिस्ट्री में एंशियंट टाइम में जितने भी लोग आए, या तो आज की डेट में भी जितने भी लोग इंडिया में आते हैं उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर इंडिया के बारे में बोला जाए तो क्लियर है कि इंडिया इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड फॉर पीस कीपिंग, यानी शांति बनाने, पूरे वर्ल्ड में शांति बनाए रखने के लिए इंडिया इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंट्री, और ये हमारे कल्चर से भी रिफ्लेक्ट होता है। ड्यू टू म्यूचुअल एक्सचेंज मैनी चेंजेस हैव बीन सीन इन आवर कंट्री। इन दिस वे आवर हेरिटेज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन एंड इट इज़ कंटिन्यूसली प्रोग्रेसिंग। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, इसकी वजह से ये जो हमारे ग्रोथ, हमारा जो डेवलपमेंट था, हमारा जो कल्चर था, वो इतने साल 5000 ईयर्स ओल्ड कंट्री है हमारा इंडिया का, फिर भी आज भी हम हमारे कल्चर से अटैच है। हम जानते हैं कि बड़ों को रिस्पेक्ट देना है, मदर फादर इज़ लाइक अ गॉड, टीचर इज़ लाइक अ गॉड, ये सब हमारे संस्कार है। ये हमें कैसे पता चला? तो हमारे एंसेक्टर्स से पता चला, और ये प्रूव करता है कि हमने हमारे कल्चर को कभी छोड़ा नहीं है। इसलिए इंडिया 5000 ईयर्स तक ये अर्थ के ऊपर सर्वाइव कर रहा है। अदरवाइज तो कितनी सारी सिविलाइजेशंस आई और चली गई, पर इंडियन सिविलाइजेशन स्टिल अवेलेबल ऑन द अर्थ। जैसे बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन अर्थ के ऊपर आई है, अगर आप हिस्ट्री चेक करो तो बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे, पर उसमें इंडिया जो है वो आज तक एज इट इज़ है। उसका रीज़न ही यही है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी जो भी कंट्री के बाहर से आया हमने उसको प्यार से एक्सेप्ट किया है, हमने उनको परमिशन दी है, हमने कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखा है, हमने उनको अपना समझा है। और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने इंडिया को भी अपना मान लिया, और उसकी वजह से इतनी सारी वैराइटीज़, इतना सारा डेवलपमेंट, इतनी सारी प्रॉस्पेरिटी हमारी कंट्री में थी। ये अलग बात है कि ब्रिटिश रूल के ड्यूरेशन हमारी सब प्रॉस्पेरिटी रूइन हो गई। हम जो थे वो हमारा टैलेंट, हमारा नॉलेज सब भूल गए, और उसकी वजह से आज जो भी हमें इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के प्रॉब्लम आ रहे हैं वो है। पर मैं ऐसा एक पर्सनली मानता हूँ कि अगर आप पास्ट में नंबर 1 थे तो आप फ्यूचर में भी नंबर 1 बन सकते हो, बिकॉज यू आर एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस मेक्स मैन परफेक्ट। ऐसा बोला जाता है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो।
तो हमारा इंडिया ऑलरेडी हिस्ट्री में नंबर 1 कंट्री था, तो फ्यूचर में भी हम नंबर 1 बन सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें हमारी कंट्री के लिए, हमारी कंट्री के कल्चर के लिए, हमारी कंट्री की हेरिटेज के लिए कितना रिस्पेक्ट है, एंड हाउ मच वी आर सेंसिटिव एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर प्रॉपर्टी। जितना हम हमारी कंट्री की कोई भी कमोडिटी, कोई भी चीज़ को अपनी मानेंगे, तब तक वो हमारे लिए अच्छा है, तब तक हम उसकी केयर करेंगे, और डेफिनेटली वहाँ से ही डेवलपमेंट और ग्रोथ हो सकता है। तो चालू करते हैं चैप्टर। सबसे पहले हम इंडिया के लोकेशन और एरिया की बात करते हैं। तो सी द मैप दैट इंडिया लाइज हियर, दिस इज़ द एग्जैक्टली लोकेशन ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड मैप। अगर हम यहाँ पे देखें तो इंडिया लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इसलिए हमारी कंट्री को ईस्ट यानी पूर्व, पूर्व बोलते हैं उसको गुजराती में। और हमारे कल्चर को जो जो यूरोपियंस हमारी कंट्री में आए थे, उन्होंने जो भी अपनी कंपनीज चालू की थी उसको ईस्ट इंडिया नाम दिया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये नाम क्यों दिया था? ड्यू टू आवर लोकेशन, बिकॉज इंडिया लाइज इन टू ईस्टर्न हेमिस्फीयर, दैट इज़ वाई दे गिवन द नेम ईस्ट इंडिया। और अगर हम रैंक की बात करें, लैंड वाइज बात करें, तो इंडिया कवर्ड 3287 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया। अगर डेंसिटी की बात करें तो 357 पीपल आर लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर। और टोटल नंबर ऑफ पीपल की बात करें तो ये डेटा थोड़ा पुराना है, यहाँ पे 160 करोड़ ही बताए हैं, पर आज की डेट में लेटेस्ट फिगर 130 करोड़ के ऊपर है। नेक्स्ट ईयर 2021 में नया सेंसस होगा तो हमें एग्जैक्टली डेटा मिलेगा। 2011 के डेटा के हिसाब से 121.2 करोड़ हम थे। तो लैंड वाइज अगर हम देखने जाए तो इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट, 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द टर्म ऑफ एरिया, एंड पॉपुलेशन वाइज वी आर द सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट 30 ईयर्स के अंदर अगर हम लोगों ने ये प्रॉब्लम को ध्यान से नहीं समझा और इसका सॉल्यूशन नहीं लाया, तो फ्यूचर में इंडिया बिकम्स नंबर 1 इन पॉपुलेशन। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगा कि लैंड वाइज हम 7th रैंक पे हैं, एंड वी आर नॉट एबल टू मेड लैंड इन लेबोरेटरी। और अब पुराने ज़माना जैसा भी नहीं है कि चलो वॉर करके आजू बाजू के छोटे कंट्री को हम हमारी कंट्री में मिक्स कर दें, और ये हमारे कल्चर में भी नहीं आता है। इंडिया ने कभी हिस्ट्री में आप देखो तो कोई भी कंट्री के ऊपर सामने से अटैक नहीं किया है, तो दैट इज़ नॉट इन आवर बिहेवियर। तो हम हमारी लैंड को इंक्रीज़ नहीं कर सकते, और पॉपुलेशन को अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो बहुत सारे इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हमें फेस करने पड़ेंगे, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हमारे पास रहेंगे, जो हमारी लाइफस्टाइल, हमारी हेल्थ, हमारी क्रिएटिविटी, हमारी स्किल, ये सब के ऊपर वो इफ़ेक्ट करेंगे। तो ये हमें एज अ सिटीज़न ऑफ आवर कंट्री, अगर हमें इंडिया को नंबर 1 बनाना है तो हमें पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में सोचना ही पड़ेगा। जब हम इकोनॉमिक्स के पोर्शन में आएंगे तब हम इसके बारे में बात करेंगे, पर अगर अभी हमें देखना है तो ये चैप्टर के अकॉर्डिंग इंडिया इज़ 7th रैंक, स्टैंड्स ऑन 7th रैंक इन टर्म ऑफ एरिया, और पॉपुलेशन वाइज हम सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है वर्ल्ड की। अब हमारी कंट्री की हेरिटेज की हम बात करते हैं, तो ये है रिच एंड वेरिड हेरिटेज ऑफ आवर कंट्री। आवर मदर लैंड हैज़ bestowed rich and varied heritage to us so as to the world. Indian culture have been trade oriented and peace loving. तो हमारी कंट्री पहले से ही प्रॉस्परस थी। वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्री के साथ में हमारे ट्रेड होते थे, हमारी बहुत सारी कमोडिटी हम एक्सपोर्ट करते थे, और यही रीज़न है कि यूरोपियन हमारी कंट्री में आए। और दूसरा हमारा जो ये यूरोपियंस हम पर रूल कर गए, खास करके ब्रिटिशर्स, उसका रीज़न था हमारा नेचर, बिकॉज वी आर पीस लविंग पॉपुलेशन, यानी हम शांति में मानते हैं। हमारा जो कल्चर है वो भी हमें यही सिखाता है, सच चित एंड आनंद,
are realized from Indian culture. Besides this, Indian culture prospered with the mutual exchange of different cultures of other countries which came to India and settled here. तो ये हमारा नेचर है, सच्चित आनंद, ये हमारा कॉन्सेप्ट है. अकॉर्डिंग टू दैट जितने भी लोग ये अर्थ के ऊपर हैं, हम उनको इक्वल समझते हैं. हम किसी के ऊपर डोमिनेंस एस्टेब्लिश करने में नहीं मानते हैं. और उसके ही वजह से ही हमारे कल्चर में बहुत सारे अदर कंट्रीज़ के कल्चर भी रिफ्लेक्ट होते हैं, क्योंकि हमने उनको एक्सेप्ट किया है, हमने उनको हमारी कंट्री में सेटल होने दिया. They have accepted the values of non-violence and peace which have been adopted and admired by the world. तो नॉन वायलेंस और पीस हमारा कॉन्सेप्ट है. आज भी अगर हम यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो 1951 में हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने यूनाइटेड नेशन में यूएन में पंचशील कॉन्सेप्ट दिया था, 5 रूल. अगर हम उसको 5 रूल को स्टडी करेंगे तो वहाँ भी हमें यही पता चलेगा कि वी ऑलवेज प्रोपोगेट पीस एंड नॉन वायलेंस. हम लड़ने में या फाइट करने में नहीं मानते, हम कोऑपरेशन में बिलीव करते हैं कि अगर हमें रहना है तो अगर लड़ाई के बदले एक दूसरे की हेल्प करके अगर हम रहे तो वी कैन लिव बेटर लाइफ. पीपल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ इंड्यूस वैली सिविलाइजेशन टिल टुडे have made our country rich and wealthy with their intellectuality, ability, talent and skill. तो हमारी कंट्री में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, स्किल की कोई कमी नहीं है. अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका डिस्कवर्ड हार्डली 600 ईयर्स एगो. 1520 में अमेरिका डिस्कवर हुआ, ये 2020 चल रहा है, तो एग्जैक्टली 600 ईयर्स एगो अमेरिका डिस्कवर हुआ था. एंड अमेरिका इज़ नंबर 1 कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. इंडिया डिस्कवर 5000 ईयर्स एगो एंड वी आर सफरिंग विद मैनी प्रॉब्लम्स. बट अगर हम ये प्रॉब्लम्स की बात फ़िलहाल के लिए अगर छोड़ दें और कंपैरिजन करें तो 5000 सालों से दुनिया के ऊपर एक ही कंट्री का डोमिनेंस था, वो था इंडिया. अगर ये लास्ट 600-700 ईयर्स की हिस्ट्री को अगर बदल दिया जाए तो आज भी इंडिया नंबर 1 है. क्योंकि जब वर्ल्ड में बाकी कंट्री में जब लोग नोमैडिक लाइफ स्पेंड करते थे, यानी जब उनको पता ही नहीं था कि लैंग्वेज क्या है, कल्चर क्या है, तब इंडिया में डांस फॉर्म, आर्ट फॉर्म, पेंटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन ये सब होता था. और हमारे पास हिस्ट्री में उसके प्रूफ भी है. तो ये बताता है कि इंडिया की कल्चर कितनी डेवलप थी, कितनी यहाँ स्किल और कितना टैलेंट था. Innumerable scholars, thinkers, artists, saints, scientists and historians have contributed to the growth and development of our culture. आर्यभट्ट को देख लो, या तो आप आचार्य नागार्जुन को देख लो, या चरक को देख लो, या सुश्रुत को देख लो. इन लोगों ने साइंस में, टेक्नोलॉजी में, मेडिसिन में, मैथ्स में, एस्ट्रोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूशन दिया था. जब वर्ल्ड में किसी को पता नहीं था कि मैथ्स क्या है, तब आर्यभट्ट ने यहाँ पे प्लस, माइनस, डेसिमल, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, स्क्वायर रूट ये सब डिस्कवर किया था. 1000 ईयर्स पहले इंडिया में ब्रेन ऑपरेशन हुआ था राजा भोज का. अब वो टाइम पे कोई भी ऐसा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल नहीं था, या ऐसे इक्विपमेंट्स नहीं थे, MRI और CT स्कैन, फिर भी ब्रेन का हमने ऑपरेशन किया. प्लास्टिक सर्जरी इंडिया में होती थी. आप दिल्ली के आयरन पिलर को ही देख लो, मोर देन 1600 ईयर्स एगो दैट वाज बिल्ट एंड स्टिल इट इज़ रस्ट फ्री. उसके ऊपर रस्ट नहीं लगा है. तो ये हमारा साइंस है. कैलाश टेम्पल को आप देख लो, एलिफेंटा केव का टॉप टू बॉटम वो बना है. अब ऐसा दुनिया में कौन सी ऐसी बिल्डिंग है जो पहले टॉप बनाओ और फिर बॉटम बनाओ. बेसिकली तो आर्किटेक्चर का रूल यही है कि पहले बेस बनता है फिर टॉप बनता है. पर ये कैलाश टेम्पल 1 माउंटेन रॉक से बना है, और पहले उसकी टॉप बनी, उसके बाद में उसका बेस बना. वो आज भी सरप्राइजिंग है. वर्ल्ड के कितने सारे साइंटिस्ट यहाँ पे आके उसके ऊपर रिसर्च करते हैं. दिस शोज द टैलेंट ऑफ आवर कंट्री. कल्चर इज अ सम ऑफ हैबिट्स, वैल्यूज, कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड कंडक्ट ऑफ लाइफस्टाइल ऑफ ह्यूमन. तो कल्चर क्या है, अगर हम उसकी शॉर्ट डेफिनेशन दें तो वो हमारी हैबिट, जो हमारे वैल्यूज़ या तो जो हमारे रीति रिवाज है, कस्टम्स है, ट्रेडिशंस है, और हमारी जो लाइफस्टाइल को वो कंडक्ट करते हैं, उसको हम हमारा कल्चर बोलते हैं.
तो हमारा कल्चर देख लो, आज कोरोना के टाइम में हमारे कल्चर को ही फॉलो किया जाता है। जब हम किसी को मिलते हैं हम नमस्ते करते हैं, और इससे कोरोना स्प्रेड नहीं होता है। तो आज पूरी दुनिया उसको फॉलो कर रही है। तो ये है हमारा कल्चर। हमारा योगा डे सेलिब्रेट होता है 10 दिसंबर मेरे ख्याल से, पूरी दुनिया उसको फॉलो करती है। तो जितनी भी हमारी साइंस है या मैथमेटिक्स है, आज वर्ल्ड उसको फॉलो कर रही है। अब नासा ने अभी अभी डिक्लेयर किया है कि यहाँ से मून और यहाँ से अर्थ से सन का डिस्टेंस कितना है। पर अगर आप हमारी हनुमान चालीसा पढ़ो तो हनुमान चालीसा में क्लियरली इंडिकेट है कि यहाँ से मून और यहाँ से सन कितना किलोमीटर दूर है। अब सोचो हनुमान चालीसा कब बनी होगी और कब ऐसा कैलकुलेशन किया होगा। और एक आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप सोमनाथ जाओगे तो सोमनाथ में जो टेम्पल है, वो टेम्पल के बाहर एक पिलर के ऊपर एक एरो का साइन है। अगर आप वो साइन को क्लियरली देखोगे तो वो साइन ऐसा इंडिकेट करती है कि यहाँ से आप हाँ, नॉर्थ पोल तक जा सकते हो बाय सी, बाय ओशन रूट। और वो डायरेक्शन में जाने के टाइम पे वहाँ पे आपको एक भी आइलैंड नहीं मिलेगा। अब सोच लो, वो टाइम पे गूगल नहीं था, जीपीएस नहीं था, फिर भी हमारे जो सेलर्स थे उन्होंने ये डिस्कवरी करके दी थी। अब यहाँ से हमें खाली सोचना है कि हम कौन सी कंट्री में रह रहे हैं और हमारा साइंस और हमारी टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस थी, वो हमें क्लियरली यहाँ से पता चलता है। सो दिस इज़ इंडिया एंड वी शुड प्राउड दैट वी आर एन इंडियन। अब हम पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ कल्चर। तो कल्चर का मीनिंग अगर देखने जाए तो अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक दैट कल्चर मीन्स अ वे ऑफ लाइफ, कि हम किस तरह से हमारी लाइफ स्पेंड करते हैं। इट इज़ मेड ऑफ चेंजेस दैट अकर इन पब्लिक लाइफ, social rules and regulations of different societies. It can be said that culture is a total of habits, values, customs, traditions and ideals leading humans to the highest level. यानी आपका कल्चर आपको टॉप लेवल पर ले जाता है अगर आपको आपके कल्चर के ऊपर प्राउड हो तो। यहाँ पे मैंने कुछ एलिमेंट्स ऑफ कल्चर दिए हैं, जैसे कि सिम्बल्स, लैंग्वेज, वैल्यूज़ एंड बिलीव्स, नॉर्म्स, आइडल्स एंड रियल कल्चर। ये सब एलिमेंट्स है जिससे आपका कल्चर का डेवलपमेंट होता है। आप सोसाइटी बना सकते हो, उसके कुछ रूल्स बना सकते हो, उसको फॉलो करके आप अपने कल्चर को आगे भी ले जा सकते हो। जैसे कि मैंने बोला कि 5000 ईयर्स ओल्ड कंट्री है इंडिया, फिर भी आज की डेट में हम हमारे कल्चर से जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हुए हैं? क्योंकि हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास कर रहे हैं, और उसकी वजह से ही हम 5000 ईयर्स से ये अर्थ के ऊपर स्टेबल है, सर्वाइव कर रहे हैं ड्यू टू अवर कल्चर, हमारी हैबिट्स की वजह से, हमारे कंडीशंस, हमारे रूल्स और रेगुलेशंस की वजह से। अदरवाइज़ तो इतने सालों में तो पूरी दुनिया कितनी बार चेंज हो गई, पर इंडिया अभी भी वैसा ही है। अब हम बात करते हैं इंडिया के कल्चर की। कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो हेरिटेज मीन्स अ वैल्यूएबल गिफ्ट फ्रॉम आवर फोरफादर्स टू अस। तो हेरिटेज का सीधा मीनिंग निकालेंगे तो एक ही निकलेगा कि जो हमारे फोर्थ फादर, हमारे जो एंसेक्टर थे, उन्होंने हमारे लिए जो छोड़ा, जो बनाया था, जो आज हमें मिल रहा है, वो है हमारा हेरिटेज। इंडियन हिस्ट्री इज थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड। वी से इन स्कूल प्लेज आई लव माई कंट्री एंड आई एम प्राउड ऑफ इट्स रिच एंड वेरिड हेरिटेज। वो हमारी प्लेज में हम यूज़ करते हैं। In this context, heritage is a precious gift from our motherland to the whole world about mysteries of human life. We divide our heritage into two divisions. तो हम हमारी हेरिटेज को दो डिवीज़न में डिवाइड करेंगे। वो जो दो डिवीज़न है वो है नेचुरल हेरिटेज और कल्चरल हेरिटेज, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आई होप कि यहाँ तक जो भी आज हमने डिस्कस किया वो आपको समझ में आ गया होगा। इसके रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। और मैंने जब वीडियो में स्टार्टिंग में बोला है कि आपको भी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेचुरल हेरिटेज और कल्चरल हेरिटेज के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।